स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये ना केवल इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग है, बल्कि हमें एक मौका भी देती है कि हम अपने कल्चर, अपनी फिलॉसफी, अपने हेरिटेज को और भी ज़्यादा गहराई से समझ सकें। ये टॉपिक है कि वाई डू हिंदू गॉड्स दे डांस बट द गॉड्स ऑफ अदर रिलीजन दे डोंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसकी गहराई को समझने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्यों है कि आज डांस, जिसे एक सेंसरी एक्टिविटी या सेंसरी प्लेजर वाली एक्टिविटी की तरह देखा जाता है, ये डिवाइन एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और अगर डिवाइन एक्सप्रेशन हो सकता है तो इसमें हिंदू रिलीजन डांस को ज्यादा तवज्जो क्यों देता है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा। वीडियो की डिस्कशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे साथ मेरे सोशल मीडियाज पर कनेक्ट नहीं हुए तो प्लीज हो जाइए। इंस्टाग्राम पर यू कैन फॉलो मी ऑन hello.chandansharma और वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में यू कैन टेल अस कि आप कौन से दूसरे टॉपिक्स हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जिनके ऊपर हम काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाकर लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखो दोस्तों, डांस को अगर हमने समझना है कि रिलीजन के साथ इसका इंटरकनेक्टेडनेस कैसे बना, तो इसे समझने के लिए हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी एक बहुत जाने माने सोशियोलॉजिस्ट की थ्योरी। 1912 में एमिल डुर्कheim ने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी, दैट वाज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये थ्योरी ऑफ रिलीजन फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का एक बहुत अहम हिस्सा थी। फंक्शनलिज्म का मतलब है कि डुर्कheim और इन तरह के कई और थिंकर्स का यह मानना था कि अगर समाज में कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो समाज को उस चीज की जरूरत है, इसलिए वो एग्जिस्ट करती है। और वो सभी चीजें जो समाज में इंटरकनेक्टेडनेस, सोशल कोहेशन और लोगों की एक कलेक्टिव कॉन्शियंस को बिल्ड करने में हेल्प करती है, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कलेक्टिव कॉन्शियंस का मतलब यह है कि समाज में अगर देखिए एक शेयर्ड वैल्यू सिस्टम है, शेयर्ड प्रैक्टिसेस हैं, तो उससे एक सोशल ऑर्डर रहता है। और आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि ऐसे सोशल ऑर्डर से समाज में एक संतुलन बना रहता है, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम बिल्ड हो जाता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हमारी ट्राइबल सोसाइटीज को देखें इन इंडिया, तो ट्राइबल सोसाइटीज में आपको भीमबेटका केव्स में कुछ पेंटिंग्स नजर आएंगी। उन पेंटिंग्स में कुछ सीन्स नजर आएंगे जहां पर लोगों ने शिकार किया, उन्हें शिकार मिला, उसको वो कंज्यूम करेंगे, खाएंगे और साथ में वो एक साथ डांस कर रहे हैं इस खुशी में कि हमें शिकार मिल गया, राइट। तो एक तरीके से ये ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों में आपस में इंटरकनेक्टेडनेस को प्रमोट कर रही है, कोहेशन को डेवलप कर रही है, राइट। और इस बात की उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से उनको प्रोस्पेरिटी या शिकार ऐसे मिलता रहेगा। अब जैसे हमने एग्रीकल्चर सोसाइटी में ट्रांजिशन किया, तो एग्रीकल्चर में भी फसल अगर अच्छी आई है, हार्वेस्ट अच्छा हुआ है, तो वो भी खुशी से झूम उठने वाली बात है। तो इसमें लोग खुश होकर एक साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करते थे। एंड डांस यूज्ड टू बी दैट एक्टिविटी जिससे हम ये शेयर्ड हैप्पीनेस, ये कलेक्टिव हैप्पीनेस, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी कई सील्स में ऐसा कलेक्टिव डांस देखने को मिल जाएगा। अब सवाल यह बनता है कि इन ट्राइबल सोसाइटीज में तो डांस की देखो इंपॉर्टेंस है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बट हिंदू गॉड्स का यहां पर कहां सीन आ रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये वैदिक पीरियड में जब ट्रांजिशन हुई तो कैसे डांस, जो कि एक सिंपल एक्टिविटी हुआ करती थी एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने की, वो कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज होना स्टार्ट हो गई, राइट। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि रिलीजन, जिसे हम आज की डेट में एक अलग कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं, भारत में रिलीजन उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से वेस्टर्न सोसाइटीज रिलीजन को देखती हैं। हमारे यहां होता था धर्म, धर्म का मतलब ड्यूटी। तो वो चीज जो हमें करनी चाहिए वो है हमारा धर्म, और वो चीज जिसको करने से गलत काम हो सकता है वो क्या है, अधर्म है। तो धर्म जो है वो सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता था, सभी लोगों को नियंत्रण में रखने का काम करता था कहीं ना कहीं, राइट। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, बहुत से ऐसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे सोसाइटी के ऊपर एक कंट्रोल एक्सर्ट किया जा सकता है, और वो जरूरी भी है संतुलन बनाने के लिए। ये संतुलन बनाने का काम पुरातन काल में धर्म किया करते थे, राइट। और धर्म क्या है कि जो सोसाइटी की शेयर्ड वैल्यूज हैं उनको कोडिफाई करता है। तो यहीं पर डांस, जो एक सिंपल एक्टिविटी होती थी, वो धीरे धीरे कोडिफाई होना शुरू हो गई। जैसे कि वैदिक काल में संवेद में हमें कुछ मेलोडीज मिलती हैं, कुछ धुन मिलती है, और यजुर्वेद में वो बेसिक जेस्चर्स, वो बेसिक मुद्राएं, उनको कोडिफाई किया गया, जो आज के हमारे क्लासिकल इंडियन डांस की फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे ये एक ऐसी कला बन गई जो और ज्यादा रिफाइन होना शुरू हो गई। मौर्यन काल में, गुप्ता काल में इसमें और इंप्रूवमेंट्स आई, और इसको देखा जाने लग पड़ा एज एन एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस योर डिविनिटी, टू एक्सप्रेस योर आस्था टुवर्ड्स योर गॉड।
और तभी ऐसा है कि सांची स्तूपा और अजंता केव्स के कई ऐसे स्कल्पचर्स हैं जहां पर हमें नृत्य बहुत ही इंट्रिकेट फॉर्म में देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसे और कोडिफाई और रिफाइन करके नाट्य शास्त्र में इंक्लूड कर लिया गया, जो भरत मुनि ने बनाया। आज के हमारे क्लासिकल डांसेस इसी नाट्य शास्त्र के ऊपर बेस्ड हैं और यहाँ पर डांस हमारे जीवन का, हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया, राइट। तो देखो रिलीजन क्या है, रिलीजन भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, डांस भी कहीं ना कहीं लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो इधर रिलीजन और डांस की अमलगमेशन होनी शुरू हो गई एंड यहीं पे डांस कलेक्टिव कॉन्शियस को फर्दर बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। कैसे? थ्रू सिंबॉलिज्म। लेट मी एक्सप्लेन यू। हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो एक डिवाइन रिदम है, राइट। और कई सारी जो डीप फिलोसॉफिकल बातें हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेनास, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। आप खुद समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में लोगों को कई ऐसे डीपर फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए डांस का प्रयोग किया गया थ्रू सिंबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, शिव तांडव के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, नटराज आपको मालूम है, ठीक है। शिव तांडव, नटराज, ये आपने सुना है। अब शिव तांडव जो है ये बेसिकली एक ऐसा डांस है जो इस बात का प्रतीक है कि हमारी दुनिया में एक एटर्नल साइकिल चलता रहता है ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन ऐसा नहीं कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, एक न्यू ऑर्डर को जनरेट करने के लिए पुराना ऑर्डर वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही। ये तो हमारी फैमिलीज में पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। एक ऐसा समय था जब सती प्रथा को माना जाता था कि बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। जौहर की प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इन्वेजन पीरियड, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि वो प्रैक्टिसेस शुरू हुई, राइट, वो प्रैक्टिसेस चली, उसके बाद वो प्रैक्टिसेस खत्म हुई, टूटी, और न्यू प्रैक्टिसेस आज एक मॉडर्न लॉ, एक मॉडर्न सोसाइटी का जन्म हुआ। ये सिर्फ सोसाइटी में नहीं, और भी कई जगहों में, पूरे ब्रह्मांड में हम इस चीज को देख सकते हैं। यहां तक कि हमारी जो धरती है, यहां पर भी इतने अनेकों प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कई बार हमें देखने में डिजास्टर लग सकता है, लेकिन धरती के संतुलन को बनाने के लिए, प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए वो सभी प्रोसेसेस की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है। एंड व्हाट वी नीड टू डू एज ह्यूमन बीइंग्स इज वी नीड टू बी इन रेजोनेंस विद दीज प्रोसेसेस। और ये बात शिव तांडव में हमें पता लग रही है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, अब जो लोग इसको ढंग से समझ नहीं पाते वो कई अनाप शनाप बातें कर देते हैं कई बार, राइट। लेकिन ये क्या है? ये एक एलिगरी है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ टेल ऑफ रोमांस, इट्स अ स्पिरिचुअल एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है कि जैसे नेशनलिज्म को आप महसूस कर सकते हैं, आपस में जो हमारा पेट्रियोटिज्म होता है, राष्ट्रध्वज में हमें कहीं ना कहीं नेशनलिज्म महसूस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में महसूस होता है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो एक आम जनता को वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भारत माँ, उनकी एक इमेज बनाई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहली बार भारत माँ की इमेज किन्होंने बनाई थी। अब यहां पर क्या है कि ये भारत माँ की इमेज, इट इज एलिगरी। लिबर्टी, ये क्या है? ये वैल्यू है। ये कोई किसी औरत का नाम थोड़ी ना था, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उस वैल्यू को एक प्रतिमा का रूप दे रही है। यूनिटी, ये भी एक वैल्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उस वैल्यू को प्रतिमा का रूप दे रही है। तो उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है, ये दरअसल कई फिलोसॉफिकल बातों को एक प्रतिमा का रूप दे रही है। और ये प्रतिमा किस चीज की है? दैट हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन के लिए हमेशा उतारू रहती है, राइट। भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन, उनका जो उनके पैरों की एक ताल है, उसी के साथ रेजोनेंस में रहती हुई गोपियां डांस कर रही हैं। तो ये चीज क्या बता रही है? ये हम सबकी इंटरकनेक्टेडनेस को, कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं उस एक कॉमन सेंटर से, जो कौन है? परमात्मा है। कुछ लोगों ने ईश्वर कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं। तो ये कहां? रासलीला में इस बात का प्रतीक है, इंटरकनेक्टेडनेस को डिपिक्ट किया जा रहा है। तो डांस शुरुआत हुई लोगों के कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस से, इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ रिलीजन में, और रिलीजन में इंस्टीट्यूशनलाइज होने के बाद वो बन गया एज अ सिंबल ऑफ सेवरल डिफरेंट फिलोसॉफिकल आइडियाज, राइट। इसी के साथ साथ ये भक्तजनों को ये मैसेज भी हमेशा देती है कि वसुदेव कुटुंबकम, बेसिकली कि मतलब जो आपकी खुशी है वो कलेक्टिव यूनिटी में एग्जिस्ट करती है। जब तक इस रासलीला में देखो गोपियां जो हैं एक सिंक में डांस कर रही हैं, कलेक्टिव हैं वो, राइट। तो जब तक आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का भला सोच रहे हैं और रेजोनेंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी इंडिविजुअलिटी भी प्रोग्रेस करेगी, थ्राइव करेगी, राइट। ये आज की डेट में हम इन बातों को समझ पाए हैं कि इवन बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन सबके भले में अपना भला सोचता है, वो ज्यादा तरक्की करता है। अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं इनकी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में हजारों साल पहले डांस के थ्रू एक्सप्रेस किए गए थे।
इसी में मैं आगे आपको बताना चाहूंगा भगवान श्री गणेश के डांस के बारे में। श्री गणेश हम सभी जानते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, श्री गणेश की कोई प्रतिमा हमारे टेबल के आसपास रखते हैं, क्योंकि इन्हें माना जाता है कि ये विजडम और नॉलेज के देवता हैं। लेकिन विजडम और नॉलेज के देवता नृत्य कर रहे हैं, ये कई बार बड़ा ही विचित्र लगता है। लेकिन एक्चुअली 1659 में जेम्स हॉवेल ने जो बात कही थी कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये बात हमारे कल्चर में हजारों साल पहले समझ ली गई थी, क्योंकि भगवान श्री गणेश जो नॉलेज और विजडम के देवता हैं वो नृत्य जब कर रहे हैं तो वो इसी चीज को कन्वे कर रहे हैं कि बिना इंजॉयमेंट के, बिना जॉय के, बिना खुशी के आप मेहनत करते भी रहेंगे तो आपका ज्ञान वो अधूरा है, राइट। तो ये वो कल्चर, हमारा रिलीजन हमें ऐसे सिंबॉलिज्म के थ्रू कई गहरी बातें उनको समझाने की, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अदरवाइज शायद उस समय पर शब्दों में समझनी मुश्किल हो। आज की डेट में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम सब काफी इवॉल्व हो चुके हैं, टुडे वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट एट दैट टाइम व्हेन पीपल वर वेरी सिंपल, जिंदगी बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करती थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, तब शायद इमेजेस के थ्रू, नृत्य के थ्रू इन चीजों को समझना, परखना और इंप्लीमेंट करना और भी ज्यादा आसान हुआ करता था। अब एक ऐसे समय पर जब डांस को एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरह देखा जाता था, धीरे धीरे इसमें ऐसा क्या हो गया कि जो दूसरे रिलीजन्स इमर्ज हुए उसमें डांस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इस सवाल के जवाब को जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम सभी को पता है कि समय के बीतने के साथ जब इंसान की सुख सुविधाओं को लेकर इतनी ज्यादा उसे टेंशन नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो बिगड़ता है, अपने कंफर्ट जोन में हम आना शुरू हो जाते हैं, और जहां हम कंफर्ट जोन में आए वहां हमारी मॉरल डिग्रेडेशन होनी भी शुरू हो जाती है। तो नृत्य जो एक ऐसी एक्टिविटी थी दैट यूज्ड टू बी अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी, वो धीरे धीरे सेंसरी प्लेजर में तब्दील होना शुरू हो गई। और इस सेंसरी प्लेजर में तब्दील होने से मॉरल डिग्रेडेशन जो हो रही थी उसने इसे सेंसरी प्लेजर बनाया, और इस सेंसरी प्लेजर से और मॉरल डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गई। अब रिलीजन जो है, मैंने आपको बताया कि सोशल कोहेशन, सोशल कलेक्टिविटी तो एस्टैब्लिश करता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ मॉरल रेगुलेशन करने का भी रिलीजन को पूरा अधिकार है। अगर समाज में कोई कुरीति आ गई है उसको सेल्फ करेक्टिव एक्शन वहां पर लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से हिंदुइज्म के अंदर भी धीरे धीरे मिडिवल एजेस ऑनवर्ड्स डांस को कहीं ना इंपॉर्टेंस उसकी कम होनी स्टार्ट हो गई। डांस की इंपॉर्टेंस कम होनी स्टार्ट हो गई बिकॉज इट स्टार्टेड टू बी सीन एज सेंसरी प्लेजर। और अगर दूसरे रिलीजन की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें देखो जब इस तरह से डिग्रेडेशन हो रही थी तो लोग भी क्या हैं, लोग फिर उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं जहां पर इस डिग्रेडेशन से निजात पा सकें। ठीक है, तो यहीं पर दूसरे रिलीजन फिर इमर्ज होते हैं, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में इनर पीस, डिस्कवरी ऑफ योर इनर सेल्फ, इसके ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है, राइट। सो इनर स्टिलनेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की वजह से आउटवर्ड एक्सप्रेशन जो कि डांस के थ्रू जैसे होता है तो उसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इसलिए बुद्धिज्म जैनिज्म में चाहे भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, उनकी जो भी हम इमेजेस देखते हैं वो एकदम शांत, पीसफुल और अपने इनर सेल्फ के साथ एक तालमेल बनाने वाली इमेजेस हमें नजर आती हैं। सिमिलरली अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो अर्ली इस्लाम था, इसे ऑर्थोडॉक्स कई बार कह दिया जाता है, बट एक्चुअली वही बात है कि मॉरल डिग्रेडेशन क्योंकि हो रही थी सेंसरी प्लेजर की वजह से, और क्योंकि डांस उस सेंसरी प्लेजर का एक सोर्स बन रहा था, सो दैट इज द रीजन कि ट्रेडिशनल इस्लाम के अंदर भी डांस को फॉरबिड किया गया कि नहीं करना, हराम है। लेकिन धीरे धीरे जब रिलीजन भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होना शुरू हो जाए, रिजिड होना शुरू हो जाए, तो अपने आप अंदर एक रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिस लोगों द्वारा ही शुरू हो जाती है। और हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट, इस्लाम में सूफी मूवमेंट जो हमने देखी, तो उसमें वही चीजें समझ में आई लोगों को कि आत्मा और परमात्मा का जो आपस में संबंध है, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटीज में, पुरानी सोसाइटीज में रिलीजन बहुत सारे एस्पेक्ट्स गवर्न करता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं तो उसमें अब ये हमारा पर्सनल स्फीयर बनता जा रहा है कि हम ईश्वर के साथ किस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं। तो उसमें वही सूफिज्म जब इमर्ज हुआ तो सूफिज्म के अंदर डांस को देखा गया एज अ प्रैक्टिस टू ट्रांसेंड योर ईगो। ये ईगो जो है ना, बड़ी गंदी चीज होती है, अहम, अहंकार। इसकी वजह से परमात्मा तो क्या, आप अपने प्रियजनों से भी दूर होना शुरू हो जाते हो, राइट। तो इस ईगो को ट्रांसेंड करने का एक तरीका डांस को देखना शुरू कर दिया गया। और डांस मतलब कोई ऐसा इंट्रिकेट डांस नहीं, वो झूमना। जोधा अकबर में आपने ऋतिक रोशन को मे भी करते हुए देखा होगा, राइट। तो वही, जो आप झूमना शुरू हो गए हो, भक्ति में झूमना शुरू हो गए हो, तो यू हैव डेडिकेटेड योरसेल्फ टू योर गॉड। ठीक है, तो ये इस्लाम में भी, लेकिन क्योंकि इनिशियली मॉरल डिग्रेडेशन थी तो इसलिए यहां पर हमें डांस को फॉरबिडिंग
डांस को हराम की तरह इस तरह से देखा गया था बेसिकली। क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें, क्रिश्चियनिटी भी मिडिवल टाइम्स में इमर्ज हो रही थी, यूरोप में फैल रही थी, तो वहाँ पर भी क्योंकि मॉरल डिग्रेडेशन देखी गई थी, मिडिवल एजेस में मॉरल डिग्रेडेशन हुई थी इंसानियत की, तो उस समय पर क्योंकि वहाँ भी डांस को एज सेंसरी प्लेजर के रूप में देखा गया, तो रिलीजन का काम है थोड़ा सा रेगुलेशन देना। तो सेंसरी प्लेजर की वजह से कहा गया कि नहीं, चर्च ने कभी इसको प्रमोट नहीं किया, सप्रेस किया, इसको एक ऐसा फिजिकल एक्ट देखा जो मॉरल करप्शन कर सकता है, तो लोगों को कहा कि नहीं, डांस नहीं, आप आपस में बातचीत कीजिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, राइट, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, जो भी आप अर्न करते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, राइट, और ईश्वर का नाम जरूर लेते रहिए। तो इसलिए संडे के संडे यूरोप में भी चर्च बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन बन गया, लेकिन डांस को यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अब देखो दोस्तों, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि किसी भी रिलीजन की जो प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस डिटरमिन होती है उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। अब हिंदू रिलीजन इज अ वेरी ओल्ड रिलीजन, राइट, बाकी रिलीजन रिलेटिवली न्यू रिलीजन है। तो न्यू रिलीजन्स की इमर्जेंस का कॉन्टेक्स्ट अलग था। मॉरल डिग्रेडेशन जो हो रही थी, उस मॉरल डिग्रेडेशन से छुटकारा पाने का एक रास्ता, एक जरिए के तौर पर हमें न्यू रिलीजन्स को इमर्ज होता हुआ नजर आते हैं। लेकिन हिंदू रिलीजन की जब इमर्जेंस हुई थी, तब ऐसे एज सच मॉरल डिग्रेडेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम, रादर प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ लाइफ, प्रोवाइडिंग अ टूल टू अंडरस्टैंड हाउ द कॉस्मोस इज वर्किंग, वो ज्यादा जरूरी चीजें थी। तो इस वजह से हिंदू रिलीजन में डांस को ज्यादा तवज्जो दिया गया, बट विद टाइम की प्रैक्टिस डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। इसकी एग्जाम्पल में देवदासी जो टेम्पल डांसर्स हैं, ये एग्जाम्पल दी जाती है कि एक समय था जब एक्चुअली टेम्पल डांस हुआ करते थे, और उन टेम्पल डांसेस का क्या पर्पस था कि आप अपनी आस्था एक्सप्रेस कर रहे हो ईश्वर के प्रति। राजा अपना दान पुण्य करके मंदिरों को पेट्रोनाइज करते थे, मंदिर रन करते थे, टेम्पल डांसेस ऑफर होते थे, लेकिन जब इन्वेजन्स हुई, जो न्यू रूलर्स थे वो इन प्रैक्टिसेस को समझ नहीं पाए, उनके लिए ये प्रैक्टिसेस वर नॉट डिवाइन एक्सप्रेशन बट एन एक्ट ऑफ सेंसरी प्लेजर। तो धीरे धीरे क्या है, मंदिरों के पेट्रोनेज बंद हो गए, और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए बहुत सी ऐसी देवदासीज को काफी डिग्रेडिंग एक्टिविटीज पर जाना पड़ा, राइट, और उसी की वजह से आज देवदासी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो सवाल था, हमने जो सवाल खुद से पूछा था इस वीडियो की शुरुआत में, उसका जवाब हम ढूंढ पाए हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी पूरी प्रार्थना रहेगी कि आपका जीवन रूपी नृत्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहे और आप हर दिन तरक्की करते रहें। अब जाने से पहले यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल, और सभी के लिए एक सवाल, लेट अस सी कि कौन लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर पाते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज CS_Live_Group_UPSC। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे डांस खुशी का एक एक्सप्रेशन होता है, तो जीवन में ना हम बड़ी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और खुशी है क्या? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज दैट फीलिंग व्हेन यू गेट, जब आपने अपने लिए एक गोल सेट किया और उस गोल को आपने एक्शन लेकर अचीव किया, वो है हैप्पीनेस। और उस हैप्पीनेस को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, यूपीएससी को अगर आपने अपना गोल बनाया है, तो सिर्फ गोल मात्र डिसाइड कर लेने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको इसके लिए एक्शन भी करना पड़ेगा। वो एक्शन गाइडेंस के अंडर और सही डायरेक्शन में अगर होंगे, तो इसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। और उस चीज में स्टडी IQ हमेशा आपके साथ खड़ी है। और अगर आप हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी कि P2Y बैच का फायदा लेना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्पेक्टिव टारगेट ईयर ऑफ यूपीएससी एग्जाम, तो आप CS Live कोड से क्रिसमस का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर अवेल करके इनमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे 7710678413, माई नंबर इज 7710678413, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। यहां पर मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। एंड जो फीचर्स हैं उसके वो मैं थोड़े से आपको बता दूं कि इसमें सेट ऑफ 18 बुक्स, बेसिकली क्या है कि इस बैच में एंड टू एंड प्रिपरेशन आपकी होती है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। कि अगर आप 27,999 रुपीज दे रहे हैं फॉर 2026 प्रीलिम्स, तो 2.5 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो आपका कोर्स, आपका डैशबोर्ड ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 2.5 साल तक एक्टिव रहेगा। 18 किताबें हम आपके घर पर डिलीवर करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी लगभग 3 घंटे की, और इसमें आप डाउट पूछेंगे वो भी एड्रेस हो जाएंगे, और क्लास के बाद भी पढ़ेंगे डाउट तो वहां भी आएंगे। तो एक मेंटोर एलोकेट होगा आपको, जिसका डेडिकेटेड नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा। कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू कोऑर्डिनेट करके यू कैन कॉन्टैक्ट योर मेंटोर,
और उनके साथ अपना एक रोड मैप बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसी के साथ साथ आंसर इवैल्यूएशन होगी, जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं उसका कैसा मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे उसको आंसर करना है। आप आंसर लिखेंगे, उसमें आपको फीडबैक मिलेगा एंड यू विल इंप्रूव डेली। वीकेंड टेस्ट का फायदा ये रहता है कि एक मौका मिलता है आपको पूरे हफ्ते की पढ़ाई को रिवाइज करने का और ये समझने का कि सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सही सवाल को नहीं खोजेंगे तब तक उत्तर भी आप गलत ही ढूंढते रहेंगे और गलत लिटरेचर पढ़ते रहेंगे, गलत कंटेंट पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो वो बहुत इसका बेनिफिट रहता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्रैश कोर्स मिलेगा जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नो सिंगल पेनी विल बी चार्ज फ्रॉम यू इन एडिशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी गिवन। ठीक है, 27,999 के अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिलेगा आपको। बुक्स आपको मिलेंगी कंसोलिडेटेड, मैक्सिमम रिवीजन इन मिनिमम टाइम। ठीक है, ये बुक्स आपको उसमें हेल्प करेंगी और टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। 80 सेक्शनल टेस्ट, 8 फुल लेंथ जीएस के, 8 फुल लेंथ सीसैट के, सीसैट की क्लासेस इंक्लूडेड और टेस्ट सीरीज में वीडियो सोल्यूशन। मतलब कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था, ये करने वाला था या छोड़ने वाला था, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, एंड फर्दर अगर गलती आपने कोई की है तो वो कैसे ना करें, वो सब कुछ वीडियो सोल्यूशन में बताया जाएगा। अगर प्री क्लियर है तो दिल्ली में होगी आपकी मेंस की तैयारी। आपका रेंट, खाना पीना, लाइब्रेरी फैसिलिटी, वाईफाई, सब कुछ स्टडी IQ बेयर करेगा। आप हमारे कैंपस में तैयारी करेंगे, राइट। तो उसमें आपको इमीडिएट गाइडेंस मिलेगी और क्योंकि प्री क्लियर किया है तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, मच मोर देन व्हाट यू ऑलरेडी फील दैट यू नो। तो उसमें आपको सिर्फ एनरिचमेंट करनी है, अपनी आंसर की रिवीजन करनी है, जो इमीडिएट गाइडेंस की मदद से बहुत अच्छे से हो सकती है एंड मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं उस केस में कि आप इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचे, जहां पर हम डैफ की गाइडेंस एंड 2 मॉक इंटरव्यूज आपकी कंडक्ट करके आपका एग्जाम में सिलेक्शन इंश्योर करवाएंगे। ठीक है, 2027 बैच में सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसमें ना नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हैं, राइट। और क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हैं तो उसमें सेल्फ स्टडी का बर्डन कम है। मटेरियल उसमें 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको देंगे। तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं या कॉलेज एस्पिरेंट हैं तो उस केस में 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस कोर्स में लेना। ठीक है, कोई डाउट है पूछ लेना, फोन नंबर मैंने शेयर कर दिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।